और भाइयों क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या लेकर आए हैं, आज आपके लिए आईआईटी के जो सवाल आए हुए हैं 2025 में वो डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में आपके साथ। ठीक है, मैथ्स पे, और मैथ्स वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। जाहिर सी बात है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब तो नहीं कर पाएंगे, मैथ्स ही करेंगे अपने लोग। ठीक है, और मैथ्स के जितने भी 15 सवाल आपके जो आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं 2025 में, उसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना पहले एक बार, फिर ना हो तो फिर वीडियो के साथ आ जाना मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीडियो आप कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर मारना एक बार क्वेश्चन में। और क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ लेंदी भी हैं और कुछ कुछ ईजी भी हैं। मैं आपको हर एक सवाल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, ट्राई कर लो एक बार पॉज करके वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा। इस पे क्या करना है, कह रहे हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए थ्री डिजिट नंबर मेरे, आर देयर इन विच नो डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और डिजिट होती कितनी है, डिजिट्स आपकी कितनी है, ये 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक। ऐसे होते हैं, बढ़िया से मामला है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक हो सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए मुझे, थ्री डिजिट नंबर चाहिए। तो मैंने कहा थ्री डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट ही होंगी सिर्फ। और डिविजिबल बाई 5 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, डिविजिबल बाई 5 का क्या मतलब है, मतलब डिविजिबल बाई 5 का मतलब हो गया कि मेरी जो ये जो लास्ट डिजिट जो होगी नंबर की, मेरी जो डिजिट की लास्ट, मेरे नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी, वो या तो 0 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है, अगर वो 5 से डिविजिबल है नंबर तो। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है मेरी नंबर की, कैन बी 0 और 5। या तो 0 हो यहाँ पे, फिर 5 हो। दोनों ही केस में डिविजिबल होता है मेरा नंबर, फिर थ्री डिजिट नंबर हो या फिर फोर डिजिट नंबर हो, कोई भी कितने डिजिट का नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है तो वो डिविजिबल बाई 5 हो जाता है भाई, वो नंबर डिविजिबल बाई 5 हो जाता है, तो इसमें है। ठीक है, तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, लेकिन 0 है क्योंकि ये, तो थोड़ा-सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, केस लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बार ले लेंगे 5 और एक बार ले लेंगे 0। क्यों? कि अगर 5 लेंगे तो 0 हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे, है ना? फर्स्ट डिजिट भी हो सकती है 0, लेकिन कोई भी नंबर हो, उसकी अगर फर्स्ट डिजिट 0 है तो वो, जैसे मान लो मेरा 3 डिजिट का नंबर है, अगर 3 डिजिट का नंबर है और सबसे पहले डिजिट में 0 लिखा हुआ है, तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, वो 2 ही डिजिट का नंबर हुआ मेरा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। तो मैंने कहा 2 केस ले लेता हूँ। एक केस जिसमें मेरा 5 रख दे रहा हूँ इस प्लेस पे अपनी लास्ट डिजिट, और एक केस जिसमें मैं लास्ट डिजिट अपनी 0 रख रहा हूँ। ठीक है? तो बढ़िया हो जाएगा उससे फिर मेरा काम। ठीक, केस 1 लेके चल रहा हूँ, जब मेरा लास्ट डिजिट जो है मैं 5 मान के चल रहा हूँ। ठीक है? अब मेरे पास कितने नंबर बने, यही केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, 5 तो भैया मैंने फिक्स कर दिया है। मेरे पास नंबर्स बचे, अब डिजिट्स कितनी बची, 9 बची। ठीक है, 9 डिजिट बची मेरे पास, जिसमें से एक 0 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन-कौन सी डिजिट आ सकती है इस वाली प्लेस पे? तो मैंने कहा यहाँ पे 9 डिजिट्स बची है मेरे पास, 9 डिजिट में से 8 आ सकती हैं, लेकिन 0 नहीं आ पाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 डिजिट्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, 8 डिजिट्स पॉसिबल है। क्यों 9 क्यों नहीं है? एक ही तो फिक्स किया है नंबर हमने। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि 0 मेरा अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो वो नंबर 8 डिजिट का नहीं होगा, वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते, फर्स्ट डिजिट पे नहीं रखते 0 को। ठीक है, मैंने कहा अब एक नंबर यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पहले से ही था, तो कितने डिजिट्स हो गए मेरे पास, 2 डिजिट मेरी खत्म हो गई, 10 थी मेरे पास, तो मैंने कहा मेरे पास 8 बची। तो यहाँ पे कौन-कौन सी आ सकती हैं, यहाँ पे 8 आ सकती हैं, तो यहाँ पे 8 बेस हो गए बनने के। ठीक है, मेरा टोटल आंसर क्या आएगा फिर यहाँ का, कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? मैंने कहा 8 8 64 हो जाएगा आपका। यहाँ पे इस केस में आपके 64 नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं, डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा केस नंबर 2 पे चल देते हैं भाई इसी बात पे। केस नंबर 2 पे क्या करना है, मैंने कहा 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, क्या दिक्कत है, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। मैंने कहा 0 फिक्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर 0 फिक्स कर दिया तो कितने नंबर्स बचे मेरे पास, कितनी डिजिट्स बची? डिजिट्स बोलना चाहिए मुझे। कितनी डिजिट बची मेरे पास? मैंने कहा 10 थी, 0 को फिक्स कर दिया तो 9 बची। तो 9 यहाँ पे भी आ सकती हैं, और बची क्या? एक यहाँ पे आ गई, तो 9 डिजिट्स थी मेरे पास, एक यहाँ पे आ गई, तो बची कितनी? 8 बची, क्योंकि रिपिटिशंस डिजिट्स का अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने एक डिजिट यहाँ पे यूज़ कर ली तो फिर कितनी बची यहाँ पे? 8 पॉसिबल है, मतलब 8 में से कोई भी आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितने पॉसिबल हो गए आपके नंबर्स? मैंने कहा 8 इंटू 9 जो कि हो गया 72। तो मैंने कहा टोटल डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल है? मैंने कहा एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। केसेस लिए हैं तो दोनों का और करूँगा, मतलब दोनों को ऐड कर लूँगा केसेस को। ठीक है,
तो मतलब 64 प्लस 72 ये मेरे क्या है, डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि फॉर्म कर सकता हूँ मैं। और ये सारे क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक है, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका ये, 6 हो गया और 13 हो गया, 136 नंबर्स आपके पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक सवाल था, मतलब इजी सवाल था, पीएनसी का इजी सवाल आया हुआ है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ये वाला सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यार फटाफट। मैट्रिक्स का इजी सवाल आया हुआ है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, चलो। तो कह रहे हैं कि एक एक मेरी मैट्रिक्स है ए, जो कि 3 बाई 3 ऑर्डर की है, और इसमें रियल एंट्रीज है सारी, मतलब कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, सारी की सारी कैसी हैं, रियल एंट्रीज हैं। मैंने कहा ठीक है, सच दैट ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है, सच एक्स यहाँ पे मुझे लग रहा है वो है ना। ठीक है, और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, कितनी एक्स की वैल्यूज के लिए मेरी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगी। तो मैंने कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, मैंने कहा ए का ट्रांसपोज जो है आपका ए आना चाहिए। मैंने कहा ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है मुझे। मैंने कहा ट्रांसपोज लूंगा, 4 - 1 cos x हो गया, माइनस का 1 5x 25 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 25 और 7 हो गया, जी इक्वल टू ए। ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 4 - 1 cos x। ठीक है, और -1 5x 25। ठीक है, और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 25 और 7। ठीक है, तो क्योंकि सिमेट्रिक है ये बराबर होना चाहिए, तो ये फिर वही वही बताना है मुझे कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज आएंगी। मैंने कहा हर एक क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है मैंने, हर एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो 4 - 1 - 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो गया, कॉस एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, और आपका बाकी तो मेरे हिसाब से सभी ठीक है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, बस ये चीज़ होनी चाहिए ट्रू। ठीक है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स के बराबर लिखना है मुझे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या बेसिकली, एक कर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक कर बना लेते हैं कॉस एक्स। ठीक है, देख लेते हैं फिर। मैंने कहा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस टाइप से होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है मेरा इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह रहे हैं तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स कैसा होता है, कॉस एक्स होता है मेरा ऐसा। ये चलता है कॉस एक्स ग्राफ मेरा। ठीक है, ऐसे ही तो होता है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मेरे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये दोनों आपस में कब इक्वल है, ये एक ही पॉइंट पे इक्वल है, जो कि है मेरा x इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे। ठीक है ना, और दोनों ही पे मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या हो गया, एक ही सोल्यूशन हुआ, वो कौन सा सोल्यूशन है, x इक्वल टू 0 है। मुझसे क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, x की कितनी वैल्यूज आई हैं आपकी, एक ही वैल्यू तो आई है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। ये भी इसी सवाल पूछा था बिल्कुल उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इजी है, ये आपका सिंपल सा बायनोमियल थ्योरम पे आया हुआ है ये वाला सवाल। ठीक है, तो जिसको बायनोमियल थ्योरम याद होगी, पढ़ के गया होगा थोड़ा बहुत, वो कर लिया होगा जिसने सवाल ये वाला। ठीक है, और जो नहीं पढ़ के गया होगा उसने छोड़ दिया होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार यार। वैसे तो आंसर आपके सामने लिख दिया है मैंने तो। ठीक है, तो क्या कहती है बायनोमियल थ्योरम, क्या कहती है, सिंपल सी ये बात कहती है बायनोमियल थ्योरम की, ए प्लस बी का और अगर आपको एन निकालना है, ए प्लस बी का और एन निकालना है फिर आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा टाइम्स एन सी आर का। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन सी आर। ठीक है ना, सी आर। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, इंटू ए की पावर एन माइनस आर। ए कौन है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला जो है, और बी कौन है, ये वाला है, इधर वाला। ठीक है, तो कैसे ले सकते हो आप, बी की पावर आर कर दो, ए की पावर एन माइनस आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कि सिग्मा लगा हुआ है ना, तो वो चल सकता है वो काम। ठीक है, तो फिर बताना है मुझे, अब मुझे ये चीज़ बताना है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके 10 - 1 की पावर आर। तो क्या बी की पावर आर है क्या ये, देखते हैं, इंटू 10 CR, पता लग गया ये NCR लिखा हुआ है ये। इसका मतलब एन की वैल्यू 10 है मेरी। ठीक है, CR 2/3 की पावर 2R लिखा हुआ है, इंटू 3 की पावर 20। ये तो कांस्टेंट है 3 की पावर 20, तो बाहर निकाल दो चुपचाप। तो कोई आर की पावर है नहीं, डिपेंडेंट ऑफ आर है ये वाली टर्म, तो बाहर निकाल दो। सही है यार, ये हो गया, ऐसे हो गया। और -1 की पावर आर हो गया ये हो गया 10 CR। 10 CR भी दिख रहा है मुझे, मतलब मेरा ए ये है और बी है, ऐसा लग रहा है मुझे।
ऐसा हो गया ना, इसको लिख दे रहा हूँ, ये लिख दूंगा ऐसे, ऐसे लिख दूँ इसको मैं, बताओ, 2/3 का स्क्वायर, उसके और आर कर दो आप, 2/3 की और 2 आर कर दो, ये 4/9 की पावर आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 की पावर 20, आर इज इक्वल 0 से 10, 10 CR इंटू माइनस का 4/9 की पावर आर, ठीक है, और इंटू 1 की, अब देखो और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कह दे रहा हूँ 1 की पावर n-r बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा ए क्या हो जाएगा, ए मेरा, कंपेयर कर लो इससे आप, ये आपकी स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम होती है, यही तो होती है, इससे तो पता पता लगता है हमें, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस का 4/9 हो गई, ठीक है। तो ये फिर आपका भाईजान लिखा हुआ है 3 की पावर 20 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी की पावर n, तो 1 प्लस बी, बी क्या है माइनस का 4/9 की पावर n, n क्या है 10 है, ठीक है। तो 1 - 4/9 ये आपका 5/9 होता है, मतलब 3 की पावर 20 इंटू 5/9 की पावर 10। ध्यान से देखो ना इसको मैं, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 20, 3 और 20, 3 और 20 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 10 आ गया, 5 की पावर 10 क्या आया, ये तो n आया मेरा, स्मॉल n आ गया मेरा, ये 5 की पावर 10। तो मैंने कहा, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है इसमें से, तो मैंने कहा n मेरा 5 की पावर 10 है, तो 5 की पावर 10 है अगर ये, तो डिविजिबल बाई 5 ही होगा ही, और मामला कुछ नहीं सेट होगा यहाँ पे, तो n इज डिविजिबल बाय 5, n इज डिविजिबल बाय 5, ईजी है, चल जाओगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है ना। और नहीं किया हो तो आप ऐसे देख लो यार, बिल्कुल सवाल इजी आया हुआ है बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम पे, इसको थोड़ा बहुत ही आता हो, मतलब जो याद करी चला गया हो बाइनोमियल थ्योरम की ये होती है, थोड़ा बहुत ये फॉर्मूले देख के चला गया हो अगर वो उसके, तो उसने बना दिया होगा ये वाला सवाल, इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये और इजी सवाल है, एओडी का सवाल है ये, ठीक है, ट्राई करके देख लो एक बार, उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। चलो देखते हैं, कह रहे हैं एफ क्या है, R2 R है, मतलब रेंज और, मतलब डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको इस टाइप से, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये एफ डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है ये बताना है। मैंने कहा इसको लिख रहा हूँ कॉस ऑफ थीटा, मतलब थीटा मान लिया मैंने, किसको, tan इनवर्स एक्स को, दोनों तरफ tan लगा देता हूँ तो ये tan थीटा हो जाएगा, और इधर लगाऊंगा tan, तो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, जो कि होता है x होता है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई आपकी, tan थीटा अगर x है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो 1 है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये p अपॉन b होता है, तो 1 प्लस एक्स का होल 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है ना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका यही आ गया, मैंने कहा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये तो डेरिवेटिव होता है इसका, माइनस का हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ -1 माइनस का 3/2 आ गया ये तो, इनटू चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब मुझे कमेंट करना है कि ये पॉजिटिव है, कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, मतलब कब पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, कब नेगेटिव है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मेरी हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ तो पॉजिटिव है हमेशा, बस डिपेंड कर रहा है ऊपर न्यूमरेटर मेरा जो कि माइनस एक्स है। तो मैंने कहा अगर एक्स मेरा पॉजिटिव रहेगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव रहेगा मेरा, डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, पक्की बात है, क्यों, एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस भी लगा हुआ है ना साथ में, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, पक्की बात है, ठीक है। और अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव डालूंगा इसमें, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिक्रीजिंग है, और अगर मेरा एक्स नेगेटिव डाल रहा हूँ मैं, तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी ये वाली, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, एफ इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही हो गया, और तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है इसमें तो ना, ठीक है। और हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिक्रीजिंग नेगेटिव के लिए तो है ही नहीं, पॉजिटिव अगर एक्स होता तब डिक्रीजिंग होता, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हो गई आपकी, ठीक। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल इजी था बिल्कुल, ए और डी का सवाल इजी आया हुआ है बिल्कुल ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई एक सेट है ए, और उसके अंदर ऐसे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, सच दैट, मेरा डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ इस मैट्रिक्स का, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो वो -31 से कम है और -31 से ज़्यादा है और 29 से कम है, ठीक है। मैंने कहा इसका डिटर्मिनेंट आएगा क्या फिलहाल? 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू -2, और इस टाइप से हो गया, ठीक है। ठीक है, ये अंदर गया तो 15x हो गया, माइनस का 5 और आपका प्लस का 4 हो गया, ठीक है ना, प्लस का 4 हो गया, ठीक है, सिंपल है। मैंने कहा ये माइनस का 1 है और इस टाइप से हो गया ये 15x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 कर दूंगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 30, ये हो जाएगा 15x, और ये भी हो गया 30 आपका, ठीक है। ये +1 किया है, ठीक है। डिवाइड बाय 15 कर दे रहा हूँ, तो डिवाइड बाय 15 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा -2, और ये x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं, और x की वैल्यू से क्या है, इस सेट में है मेरे पास, ठीक है। तो फिर मेरा a क्या आ गया, a बिलोंग्स टू, a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, तो वो हो जाएंगे आपके -2 ओपन ब्रैकेट पे रहेगा और 2 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। तो -2 से और 2 पे क्लोज्ड है और -2 पे ओपन है, ठीक है। तो ये आपका फिर आंसर आ जाएगा। मैंने कहा, कौन सा ऑप्शन है यार, ये भी, ये ऑप्शन बढ़िया से आ गया मेरा, ठीक है। तो ईज़ी सवाल था बिल्कुल ये, एकदम ये बिल्कुल माननी चाहिए, हर किसी ने कर लिया होगा ये वाला सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बात आपकी सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है और ईज़ी सवाल है, ठीक है ना। ये आइज़र में अच्छा सवाल आया, मतलब ठीक-ठाक ईज़ी सवाल है, मतलब बेसिक नॉलेज जिसको होगी ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो कर लेगा इसको। वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कर लो यार एक बार, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करना। चलिए मैं करता हूँ फिर इसको। तो दे रखा है, ये सब इक्वल दे रखे हैं आपस में आपको, क्या कह रहे हैं, ये भी इक्वल हैं, ये सब इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। मैंने कहा पहला वाला उठाता हूँ, मॉड ऑफ 2z1 इज इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, मॉड बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2, ये मॉड z1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, मतलब मॉड z1 की वैल्यू 1 आ गई, सही है, मॉड z1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अभी तो वो फायदा नहीं है, देखते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या होता है। और मॉड z2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है, बराबर है सारे, ठीक है। और मॉड z3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको, ये भी 2 दे रखी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आपको 2 दे रखी है, बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है यार ये, इसी से फिर मामला कुछ होने वाला है, इसका मतलब की वैल्यू भी आपको 2 दे रखी है। मैंने कहा यार एक छोटी-सी बात सुनना आप मेरी, यहाँ आपको पता होगी, आपको एक छोटी-सी बात, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की ये, ज़ेड को अगर ज़ेड बार से मल्टीप्लाई कर दें, ज़ेड मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मॉड ज़ेड का स्क्वायर हो जाता है, सही है? तो मैंने कहा इसको कर दे रहा हूँ फिर, तो इसको अगर मैं ज़ेड 1 बार से ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे तो क्या हो जाएगा, मॉड ज़ेड 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अगर कर दूँगा तो ज़ेड 2 माइनस 1 का बार डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ज़ेड 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ज़ेड 3 प्लस 1 का बार, मॉड ऑफ ज़ेड 3 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मॉड ज़ेड 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो मॉड ज़ेड 1 आपका 1 है, तो उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ज़ेड 2 माइनस 1 का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ेड 3 प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ेड 3 प्लस 1 का मॉड होता है 2, उसका स्क्वायर 4 हो गया। मैंने कहा ये क्या आ गया देख लेता हूँ, ज़ेड 1 का बार तो ज़ेड 1 बार रहेगा, यहाँ पे बार मेरा प्लस माइनस में आपको पता होगा कि कभी आपको ऐसा लिखा होगा ना, ज़ेड 1 प्लस ज़ेड 2 का बार ऐसे लिखा हो, या प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका मतलब होता है ज़ेड 1 बार प्लस माइनस ज़ेड 2 बार, प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की यार ये, ठीक है। मेरा क्या रहेगा ये देखो, ये आपका ये हो गया ज़ेड 1 बार हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ज़ेड 2 बार माइनस का 1 का बार तो 1 ही हो गया, ठीक है। और नीचे 1 ही हो गया क्योंकि मॉड ज़ेड 1 का स्क्वायर करना है, मॉड ज़ेड 1 1 है तो उसका स्क्वायर 1 ही हो गया, डिवाइड बाय मॉड ज़ेड 2 माइनस 1 का मॉड का स्क्वायर, तो 4 हो गया वो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ेड 3 का बार प्लस 1 का बार तो 1 ही हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय मॉड ऑफ ज़ेड 3 प्लस 1 का स्क्वायर है, 4 हो गया ये। क्या ठीक है यार, इज़ इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा 4Z1 बार प्लस Z2 का बार -1 प्लस Z3 का बार +1 इज़ इक्वल टू 2 पूरे के डिवाइड में 4, -1 +1 कैंसल हो गया,
ध्यान से देखो ना, तो ये मॉड लगा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो कभी ऐसा भी दिया हो आपको, तो ये मॉड, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, तो ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कैसे लिख सकता हूँ, मॉड Z1 डिवाइड बाय मॉड Z2 लिख सकता हूँ मैं, इजाजत है मेरे पास जी, हाँ प्रॉपर्टी है ये, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कह रहा हूँ, मॉडलेस की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कम से कम, बहुत से लोग टफ मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप एटलीस्ट इतना कर लो कि उसके बेसिक्स पढ़ के चले जाओ और PYQs करके चले जाओ आइजर के टेस्ट को देने के लिए, इतना काम तो कर ही लो आप एटलीस्ट। इससे कि कुछ बेसिक सवाल जैसे इस टाइप के आ रखे हैं जो 25 में, तो 26 में भी मोस्ट ऑलरेडी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि टाइप के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना तो करके जाइए जाइए आप अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। Z1 बार है, Z2 बार है, Z3 बार है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर नीचे मॉड कर दूंगा, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 4, 4 का मॉड तो 4 ही हो गया, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 4 का मॉड तो 4 ही हो गया, इज इक्वल टू 2 दिया है, सही। तो फिर क्या आ जाएगा ये, 4Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इज इक्वल टू 4 2 8 हो गया, 8 आ गया आपका। आपको निकालना क्या था, इसका मॉडल्स निकालना था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स निकालो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडल्स निकालो, दोनों बराबर आते हैं। मैंने कहा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो लिख दूंगा ऐसे, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाता है ये, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, ठीक है। तो जेड का बार लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसका बार लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम ही आने का है, सेम आने का है आंसर, ठीक है। ये आपका 8 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ यार, कोई दिक्कत मशक्कत हो आपको तो बता दो मुझे यार फटाफट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी। इसका आंसर आपका 8 आ रहा है, 8 इसका आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 8 8 8, तो मैंने कहा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। तो 8 ही इसका फाइनल आंसर था। बड़ा ईज़ी सा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आया हुआ है, बस प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की और आप ईज़िली सवाल को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फटाफट, थोड़ा-सा अच्छा सवाल है ये, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का मिला दिया है इन्होंने, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो दे रखा है आपको एफ एक्स दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 3x इंटू लेफ्ट हैंड इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मॉड बात इसी की चल रही है क्या, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, क्या है। तो पहले एफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे हम एक बार कमेंट कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये तो आपका चलो ठीक है, कॉन्टिन्यूस ही है ये तो आपका, बढ़िया से कॉन्टिन्यूस ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्या रहता है आपका, कॉन्टिन्यूस ही रहता है, कोई दिक्कत मसला मशक्कत वाली बात नहीं है। मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है ये भी, मतलब एक किसी एक पॉइंट पे हो जाएगा कॉन्टिन्यूस जहाँ पे जीरो होगा इसका मॉडल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वो खैर वो कॉन्टिन्यूस ही हो गया पूरा, यहाँ से ऐसे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है और इधर भी कॉन्टिन्यूस जा रहा है। तो मॉड एक्स को हम अपना बोल सकते हैं कि ये हाँ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसका अगर मैं LHL निकालता, हम्म, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस बोल देते हैं और ये भी कॉन्टिन्यूस रहता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस रहता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे रहता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस रहता है ये, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है ये, मुझे पता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, ऑप्शन देखते हैं फिर। नॉन जीरो इंटीजर, एवरी नॉन जीरो इंटीजर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके लिए तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आप डिसकंटिन्यूअस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस से ही, तो हो सकता है ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये भी कुछ घपला कर दे, है ना। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको इंटीग्रल पॉइंट्स पे, और बाकी नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, तो चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं नॉन जीरो इंटीजर, कह रहे हैं ये नॉन जीरो इंटीजर, चलो वो देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा मैं हम नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, मेरा ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होता है मेरा, मेरा जो अपना बॉक्स एक्स है जिसको हम GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं, ये मेरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे। वहीं पे चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा चेक कर लेता हूँ, एन क्या है मेरा, मेरा इंटीजर है, ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं LHL RHL ऑफ फंक्शन की वैल्यू, तो एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन क्यूब माइनस का 3n और ब्रैकेट ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है।
और पता है आपको, अगर एन आपका इंटीजर है तो ये आपका आ जाएगा एन क्यूब माइनस 3n। अगर एन इंटीजर होता है ना तो उसका बॉक्स वही आ जाता है, ये एन लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा एलएचएल क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन माइनस एन से थोड़ा कम, उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, ये तो चलो ठीक है एन क्यूब माइनस 3n ही रहेगा, लेकिन उसका बॉक्स क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स, तो वो आपका हो जाएगा एन माइनस का 1। ठीक है, और आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन प्लस, एक्स टेंडिंग टू अगर एन प्लस है ना तो वो आपका एन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, आपका अगर आप जी आई एफ लेंगे तो वो एन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस होने चाहिए इंटीग्रल पॉइंट्स पे, अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए तो ये सब बराबर होने चाहिए आपस में, और अगर सब बराबर होना चाहिए इसका मतलब यार ये तो ठीक है, एल एच एल आर एच एल अगर बराबर हो गई तो वो उसके बराबर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा आर एच एल और एफ ऑफ एन बराबर ही है, मतलब मैं इन दोनों को बराबर अगर कर दूँ, अगर इन दोनों बराबर ले आऊँ कैसे भी करके, तब तो मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैंने कहा इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ एक बार, एल एच एल और आर एच एल को, एल एच एल बराबर आर एच एल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस का 3n, लिमिट लगा दिया बढ़िया से। ठीक है, इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू एन प्लस मॉड ऑफ एन क्यूब माइनस का 3n इंटू एन है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एन क्यूब माइनस 3n, अब ये कभी कब बराबर होगा, यार ये तो एक्स टेंडिंग टू एन है, वो तो लिख ही दिया है हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वो लिख दिया तो लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है, सॉरी एन माइनस 1 कर ही दिया तो लिमिट क्यों लगाऊंगा। ठीक है, मतलब अब ये दोनों ब्रैकेट मुझे बराबर दिए हैं, ये समझ लो आप, बराबर हैं ये, इनको बराबर करना है मुझे, अभी तो मेरा कॉन्टिन्यूस होगा, ये बराबर हो सकते हैं क्या ये, मैंने कहा ये एक ही कंडीशन पे बराबर होंगे जब मॉड ऑफ एन क्यू माइनस 3n जीरो हो जाए। अगर ये जीरो होगा ना तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो गया, क्योंकि पता है आपको एन और एन माइनस 1 बराबर नहीं होते हैं, तो मतलब यही जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो है इसका मतलब एन क्यूब माइनस 3n जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एन एन बाहर निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एन की वैल्यू जीरो आ रही है और एन की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आ रही है। प्लस माइनस रूट 3 को निगलेक्ट मार देंगे, क्यों, क्योंकि एन मैंने इंटीजर लेके चला था शुरू में ही। ठीक है, और एन इक्वल टू जीरो ही आ गया, इसका मतलब अगर एन आपका जीरो ले लोगे ना आप, अगर एन जीरो लोगे, जीरो मेरा इंटीजर होता है, तो जीरो पे तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन सिर्फ जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस है, और किसी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, देखो प्रूव करके दिखा दिया ना। ठीक है, तो सिर्फ जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस होगा और किसी पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो कह रहे हैं एवरी नॉन जीरो इंटीजर, जीरो को हटा के जो इंटीजर बच रहे हैं, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, और मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ये आपका डिसकंटिन्यूअस ही होता है फिर। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या हो रहा था ये, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 3x भी एक पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस टाइप का बनेगा। ठीक है, बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है, तो वो पॉइंट भी क्या होगा, जीरो पे होगा वो। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि वो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे होगा, मतलब वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे हो जाएगा मॉड एक्स के। ठीक है, तो दोनों को जब आप मिलाओगे ना तो ये समझ में आएगा कि आपका एक्स इक्वल टू जीरो ही सिर्फ एक ऐसा इंटीग्रल पॉइंट है जहाँ पे एफ मेरा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों कि हर एक नॉन इंटीजर, हर एक नॉन जीरो इंटीजर है ना, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन इंटीजर कह रहा हूँ, हर एक नॉन जीरो इंटीजर, ये जीरो इंटीजर नहीं है, जीरो को छोड़ के जितने भी इंटीजर हैं उन सब पे मुझे एफ क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो ठीक ठाक सवाल है, मतलब इजी सवाल पूछा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा ये वाला भी। ठीक है, थोड़ा सा बोल सकते हो मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है ये वाला, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है एल एच एल आर एच एल, बच्चों को बहुत ही भी दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अब। और सवाल देखिए फटाफट, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, मतलब कोनिक सेक्शन का सवाल है आपका यार, ये कोनिक सेक्शन का इजी सवाल पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना आप एक बार। ठीक है, कह रहे हैं लेट एल बी अ टेंजेंट लाइन, एल एक मेरी टेंजेंट लाइन है इलिप्स पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एल पासिंग थ्रू, मैंने कहा तो पहले टेंजेंट एल निकाल लेता हूँ फिर बात करते हैं आगे। तो ये लिफ्ट दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4y² इज इक्वल टू 1, इस टाइप से हो गया, और ठीक से लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स है, ठीक है कोई बात नहीं, देखो मुझे कोई फायदा नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, और टेंजेंट बनाना है मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट लाई कर रहा है इलिप्स पे ही। ठीक है, और इलिप्स कैसा है मेरा, इलिप्स है मेरा
हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। फिर टेंजेंट बनानी है मुझे कहाँ पर, एट 1, √3/4 वाले पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनानी है। तो मैंने कहा टेंजेंट क्या होगी उस केस पे, उस पे टेंजेंट मेरी t = 0 होती है, आपको पता होगा। ये हो जाएगी आपकी x1 जो 1 है ऑन 4 टाइम्स y/1, y/y1 कितना है, √3/4, ठीक है। -1 = 0, -1 मतलब ये वाला उसको उधर उठा के ले गया, ठीक है ना, उसको उधर उठा के ले गया, ठीक है। तो क्या आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देना सब में, तो क्या आ जाएगा ये x+4 से करूंगा तो x/4, चलो ऐसे लिखता हूँ, x/4 + y/√3 - 1 = 0। तो y√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 - x/4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4, सॉरी 4 - x इंटू √3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो और क्या कर सकता हूँ उसमें, ये बात आगे समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है माइनस का x√3/4, ठीक है, +1/√3। यही आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सारा, देखो, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू मेरी आ रही है 1/√3 माइनस का x/4√3 आ रही है, ठीक है। तो ये तो मेरी इक्वेशन ऑफ L आ गई, L की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L, जो कि L के परपेंडिकुलर है और पास किससे कर रही है, 2,0 से कर रही है। तो मैंने कहा ऐसी लाइन कौन सी होगी, y - y1 स्लोप टाइम्स x - x1, ठीक है। y-0 तो y हो गया। स्लोप कितनी है इस लाइन की, ये परपेंडिकुलर है एल के। मैंने कहा एल की स्लोप है -1/4√3। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है m1 इंटू m2 -1 होगा, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 4√3 हो जाएगी। 4√3 टाइम्स x - 2, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, सिंपल सी, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या आपका, ये आपका फिर से ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो कह रहे हैं यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, स्ट्रेट ए और बी का मॉडुलस आपको 15 दे रखा है। ए क्रॉस इस वाले वेक्टर से जब आप क्रॉस कर रहे हैं ए का, तो वो आपको क्रॉस इनटू बी मिल रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+b डॉट ये। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो इसको ऐसे लिख लूँ, ए ए क्रॉस 3i माइनस का 4j प्लस का 5k, और उसको इधर ले आऊंगा मैं, उसको इधर ले आऊंगा तो मैं ऐसा हो जाएगा देखने में, इज इक्वल टू 0। मैंने कहा थोड़ा सा देखूंगे, ये और ये सेम ही लिखे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी पता है आपको, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। माइनस इसको लिख दूंगा, माइनस उस टाइम पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी क्रॉस ऐसे लिख दूंगा। सही समझ में आ रहा होगा आपको, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे बातों को, ठीक है। और फिर यहाँ से 3i माइनस का 4j प्लस का 5k कैप, ये आपका बाहर निकाल लेता हूँ क्रॉस, और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा जब दो वेक्टर्स का क्रॉस करता हूँ और 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है। और दो वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन जीरो है मेरे, खैर दो वेक्टर्स दोनों कैसे हैं, नल वेक्टर नहीं है, नॉट नल वेक्टर है, नॉन नल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर क्रॉस कर रहा हूँ और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल हैं आपस में। इसका मतलब मेरा a प्लस बी वैक्टर क्या आ रहा है, लैम्डा टाइम्स 3i माइनस का 4j प्लस का 5k क्या बराबर आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ दिस। मैंने कहा वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा पता होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी चाहिए मुझे यहाँ पे। ए प्लस बी तो निकाल लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा निकाल लेता हूँ। लैम्डा कैसे निकालूँ भाई, तो लैम्डा के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी वैक्टर का जब मॉडुलस ले रहा हूँ तो 15 आ रहा है। मैंने कहा ए प्लस बी वैक्टर का मॉडुलस 15 आ रहा है, मेरे हिसाब से क्या आएगा इसका मॉडुलस, रूट में 3 लैम्डा का स्क्वायर
लैम्डा तो बाहर ही निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूँ, 9 + 16 और +25 इज़ इक्वल टू 15। स्क्वायरिंग कर दूँगा बोथ साइड, तो ये लैम्डा स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा ये? 25-25 हो गया आपका 50, 25-25 50 इज़ इक्वल टू 225 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग इससे हट गया, इसका करूँगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 225 अपॉन 50, 25 दूनी और 25 9 मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 9/2 आ गया लैम्डा स्क्वायर। मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? ±3/√2 आ रही है। तो मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू ±3/√2 आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? डॉट निकालना है इस वेक्टर का 2i + 3j + k के साथ में। मैंने कहा अगर मैं दोनों का डॉट लूँगा, डॉट क्या आएगा? डॉट आएगा मेरा 6 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा, यही आएगा इनका डॉट, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। और ध्यान से देखूँगा, ये -6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा, ये आपका आ जाएगा माइनस का लैम्डा। मुझे इसका मॉड लेना था, तो इसका मॉड ले लेता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड लेना था ना इसका, मॉडुलस। मॉडुलस लूँगा तो आपका मॉडुलस ऑफ माइनस लैम्डा है ये। मॉडुलस ऑफ माइनस लैम्डा आपका इसका आंसर आना चाहिए। मैंने कहा लैम्डा कितना है? 3/√2 है, प्लस माइनस। प्लस माइनस 3/√2 लिखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे करके 3/√2। उसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही देता है आपको, तो ये 3/√2 सिंपल सा आंसर आ गया इसका। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना यार, ठीक है? चलो ये ऑप्शन सही हो गया फिर इसका, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अब तो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू sin x। मुझे डेरिवेटिव करना है sin स्क्वायर, लॉग ऑफ sin स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है? तो मैंने कहा ये तो ईज़ी लग रहा है दिखने में। मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू sin x, लेना है किसका? लेना है लॉग ऑफ sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू sin x, ये बताना है मुझे। तो मैंने कहा इस डेरिवेटिव क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता हूँ, sin x को t ले लेता हूँ। दिख रहा है ना ऊपर नीचे, तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? तो t ले लेते हैं। t क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा log ऑफ टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी लग रहा है ये तो मुझे। तो मैंने कहा log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फिर तो सिंपल सा लग रहा है ये तो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/t स्क्वायर इंटू 2t का टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t होता है, चेन रूल से जाऊँगा तो। मैंने कहा इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो भैया तो इसका आंसर 2t/t स्क्वायर मतलब 2/t आ गया। t क्या था मेरा? sin x था। इसका आंसर क्या आ गया? 2 cosec x, आपका सिंपल सा आंसर आ गया। बताओ यार कोई टेंशन वाली बात है क्या इसमें? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 cosec आपका आंसर आ गया। ये भी एक मतलब मान सकते हो आप, बहुत ईज़ी सवाल पूछा है लोगों ने, हर किसी ने कर दिया होगा शायद ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल है थोड़ा-सा, ठीक है ना? इसमें आपको घूमना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कर लो, एक बढ़िया चीज़ है इसमें। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सॉल्यूशन बढ़िया-सा, ठीक है? ईज़ी सवाल है यार ये, बहुत ईज़ी सवाल है। तो आपको दे रखा है कि Sn+3 माइनस Sn दिया है 13n+7, ठीक है? Sn क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, जो आप एपी पढ़े होंगे एपी-जीपी में, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब शुरू की पहली n टर्म्स का सम है ये Sn, और Sn+3 क्या होगा? शुरू की पहली n+3 टर्म्स का सम होगा। तो ये बात लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, ये लिखा हुआ है आपका an+1 प्लस an+2 प्लस an+3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इज़ इक्वल टू 13n+7। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्यों? क्यों लिखा मैंने ऐसा? मैंने कहा n+3 टर्म्स में से n टर्म्स घटा दो तो कितनी बची? 3 टर्म्स तो बची हैं आपकी लास्ट वाली, और लास्ट वाली टर्म्स कैसे लिखूँगा? an+1 an+2 an+3, तीन ही टर्म्स तो लिखना है मुझे। लिखा हुआ है ना Sn+3, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n+3 टर्म्स हो गई। Sn क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गई। n+3 टर्म्स में से n टर्म्स घटा देता हूँ, 3 टर्म्स तो आ जाएँगी लास्ट वाली, तो लास्ट वाली 3 टर्म्स कैसी होंगी दिखने में? ऐसी होंगी। ठीक है यार, ये भी अच्छा है। फिर मैंने कहा मुझे ये चीज़ निकालनी है। तो मैंने कहा थोड़ी अच्छी चीज़ है, छोटी-सी चीज़ है बहुत ये, कि जब मैं n की वैल्यू 9 डालूँ पहले एक बार, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a10 प्लस a11 प्लस a12 इज़ इक्वल टू 13 इंटू 9 प्लस 7, सही है? और अगर मैं n की वैल्यू 10 डाल दूँ इसी में,
तो ये A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल टू 13 इंटू एन, 10 हो गया मेरा प्लस 7। ठीक है, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को माइनस करूंगा तो आप एक चीज देखेंगे बढ़िया सी इसमें, क्या कि माइनस का A12 प्लस का A12 कैंसिल हो गया, प्लस का A11 माइनस का 11 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, ये A10 माइनस का A13 इज इक्वल टू प्लस 7 है ये, और ये माइनस 7 कट गया आपका, 13 कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से, तो ये 9 माइनस 10 लिखा हुआ है आपका। तो मैंने कहा A10 माइनस का A13 कितना हो गया, ये 13 इंटू -1 हो गया, ये -13 लिखा हुआ है, मैंने कहा माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सब में, तो A13 माइनस A10 की वैल्यू 13 ही तो आ गई आपकी। उससे क्या पूछा था, A13 माइनस A10, ये तो 13 ही आ गया आपका। मैंने कहा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। बिल्कुल इजी सवाल था यार ये, बिल्कुल हर कोई कर लेता है इसको, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या बनाया, हल्का सा ट्रिकी बनाया कि थोड़ा सोच लो बस आप, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचना था और आंसर आपका आ जाना था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भैया क्या हाल चाल है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, इजी सवाल है, प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है, इजी सवाल है, पॉइंट्स वाला सवाल है, हर कोई करता है, 12th वाले बच्चे करते हैं इसको। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स, 5 फेयर पॉइंट्स को टॉस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, 5 पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आपके 32 हो जाएंगे, 2 और 5 है ना, 5 पॉइंट से 6 होते तो 2 और 6, 64 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, 64 सैंपल स्पेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, 64 सैंपल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम 2 हेड अपीयर करें, हमें एक ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें या तो 2 हेड अपीयर हों, या फिर एटलीस्ट कम से कम है ना, या फिर 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, कॉइन ही 5 है मेरे पास, तो पाँचों कॉइनों पे हेड 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 आ जाए बस, नहीं हो सकता है, पाँचों कॉइन्स पे हेड 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 आ जाए, और तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक हेड आए या फिर 0 हेड आए, मैं से माइनस कर दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर 0 हेड है इसका मतलब सारे टेल होंगे, सारे कॉइन्स, पाँचों कॉइन्स पे सारे टेल होंगे, सारे टेल आने की इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही केस होता है जिसमें सारे टेल होते हैं, 1 डिवाइड बाय टोटल कितने पॉइंट्स, 32 है। ठीक है, और किसी एक पे हेड होना चाहिए, तो किसी एक पे हेड होना चाहिए पांचों में से, तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है हेड टेल टेल टेल, या ऐसा हो सकता है टेल हेड टेल टेल टेल, फिर ऐसा हो सकता है टेल टेल हेड टेल टेल, ऐसा हो सकता है टेल 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 हेड टेल, ऐसा हो सकता है टेल 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 हेड, ऐसा हो सकता है। तो 5 केस बनना है, इसमें एक ही हेड है लेकिन अलग अलग 5 केस बनने हैं, 5 केसेस, 5 मेरे पॉसिबिलिटीज है कि ये आ सकता है इन पांचों में से। ठीक है ना, पांचों पॉइंट में से किसी एक पे ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो 5/32 हो गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 6/32 हो गया, ये तो ऐड करेंगे इन दोनों को, और 32 में से 6 गया अगर आपका, तो आ गया ये 26 जिसको प्यार से बोलते हैं 13/16, क्या बोलते हैं, 13/16 बोलते हैं भाई इसको। तो कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर गया यार। ठीक है, ये ठीक ठाक सवाल था, मतलब इजी टाइप का ही आया हुआ है, चेक कर रहे थे वो कुछ आता वाता है कि नहीं, बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल मान सकते हो आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, ये थोड़ा अच्छा सवाल माना जाता है। ठीक है, 1 1 ऑन 2 बात करना है, फंक्शन का सवाल आया हुआ है। मैंने कहा एक्स जब 1 या उससे बड़ा है तब ये आ रहा है, y की वैल्यू, मतलब f(x) की वैल्यू जब 1 से छोटा है तब ये है। तो कमेंट करना है 1 1 है कि ऑन 2 है, तो मैंने कहा कर्व बना देता हूँ, बढ़िया रहेगा। अगर x 1 से बड़ा है, 1 या उससे बड़ा है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, या फिर f(x) बोल दो जिसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अगर ठीक से लिख दे रहा हूँ उसको मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x-2 का होल स्क्वायर -9 लिखा हुआ है ये। ठीक है, और मतलब ये मेरा पैराबोला है, पैराबोला है, तो ये इसका वर्टेक्स क्या है, 2, -9 है शायद, है ना, 2, -9 हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये 2, -9, 2, -9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 2, -9 यहाँ कहीं होगा, 2, -9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जाहिर सी बात है इस टाइप से होगा, लेकिन मुझे 1 से बताना है ना, जब 1 से बड़ा है, मतलब मेरा कुछ ये इस टाइप से होगा। 0 कहाँ पे हो रहा है ये, जब x की वैल्यू, y 0 कहाँ पे हो रहा है, जब x की वैल्यू से है,
प्लस माइनस 3 है, मतलब या तो 1 हो या फिर 5, है ना? ठीक है, तो यहाँ 1 पे हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से है, ठीक है, मुझे 1 पे बताना था, ठीक है, और 1 से अगर कम है तो y इक्वल टू 2x चल रहा है, y इक्वल टू 2x तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और x इक्वल टू 1 पे होगा कितना, ये y इक्वल टू 2x कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये y की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा चल रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है पूरा बढ़िया से, ठीक है, तो रेंज तो पूरी कवर कर रहा है मेरा एफ ऑफ एक्स, मेरा एफ ऑफ एक्स का कर्व जो है वो रेंज तो पूरी कवर कर रहा है, ठीक है ना? तो ये कोडोमेन होती है, आपकी पता है, ये आपको पता है, ये कोडोमेन होती है और ये आपकी डोमेन होती है। मेरी कोडोमेन, मेरी रेंज क्या आ रही है, पूरे रियल नंबर से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रेंज कोडोमेन बराबर आ रही है, तो रेंज कोडोमेन बराबर आ रही है, इसका मतलब ये मेरा ऑन टू है, मतलब एफ इज माई ऑन टू फंक्शन, ऑन टू तो पता लग गया, वन वन है कि नहीं वो देख लेते हैं। मैंने कहा किसी एक क्या बोलते हैं आपका, अगर फंक्शन है कि नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, और अगर वन वन है, मतलब फंक्शन है और वन वन देखना है, वन वन के लिए हम टेस्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक ही कर्व पे काटना चाहिए, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काटूंगा तो हॉरिजॉन्टली दो लाइन, दो इस पर्टिकुलर वाई के लिए दो वैल्यूज आ रही हैं, अरे सॉरी यहाँ पे तो नहीं आएंगी खैर, क्योंकि अगर मैं वाई इक्वल टू ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो हाँ आ तो रही है यार इस पे भी, और ये चीज़ देखो, अगर आप एक यहाँ पे भी देखो वाई के, देखो दो का दो वैल्यू आ रही है, तो इस पूरी रेंज में क्या हो रहा है, वाई की एक वैल्यू पे एक्स की मोर देन वन वैल्यू आ रही है, तो एक वाई की वैल्यू के लिए एक ही एक्स मिलना चाहिए था, ये पता है ना आपको किस टाइप का होता है वो, वन वन के लिए, कि अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, तो आपका एक्स वन और एक्स टू बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू अलग अलग आएंगे, एक्स वन यहाँ कहीं होगा, एक्स टू यहाँ कहीं होगा, लेकिन वाई की वैल्यू सेम है इन दोनों के लिए, इसका मतलब क्या है मेरा, वन वन तो नहीं है भाई, ये वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है, मैंने कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन टू तो है बट वन वन नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब, ये सवाल देखते हैं फटाफट यार, बढ़िया सा सवाल है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी सवाल आया हुआ है, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो आप, फिर वरना तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है, देखने में लग रहा है लीनियर टाइप की कुछ लग रही है मुझे, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि लीनियर, मेरी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है दिखने में, वो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, मुझे उसी टाइप में ले जाऊंगा इसको मैंने कहा कैसी हो जाएगी दिखने में, ये स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने कहा ये आ गया, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो एक्स पॉजिटिव कह रहे हैं कि एक्स मेरा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ऐसा कर बनाना है मुझे, वाई इक्वल टू समथिंग ऐसा बनाना है कि मेरा एक्स पॉजिटिव ही है उसमें, ठीक है, मुझे पॉजिटिव ही लेके चलना है, ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरी सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, स्टैंडर्ड से कंपेयर कराऊंगा ना इसको, जब मैं कि मैंने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयर कराता हूँ उसको मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, मैंने कहा पी कितना आ गया, पी आ गया 9 अपॉन एक्स, क्यू कितना आ गया भाईजान, क्यू आ गया आपका एक्स स्क्वायर, मैंने कहा अब मैं क्या करता हूँ उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, ई की पावर में पी डी एक्स होता है, ठीक है, ई की पावर में पी कितना है 9 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, मैंने कहा 9 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ये आ गया आपका ई की पावर में 9 लॉग एक्स हो गया, ये कोई दिक्कत है क्या, मैंने कहा ई की पावर में 9 लॉग एक्स, ये क्या होता है, ये आपको पता होगा कि मैंने कहा 9 ऊपर चला जाएगा, ये तो एक्स की पावर 9 हो जाएगा, ये लॉग एक्स की पावर 9, इसे लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 9 आपका, सिंपल सा आंसर आ गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, मैंने कहा ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे निकालें इसका, सोल्यूशन होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस का, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू हो गया आपका dx, मैंने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है आपका, निकाल लिया मैंने तो x की पावर 9, तो y इंटू एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 9 इंटू क्यू, क्यू कितना है भाई आपका, क्यू 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 कितना है आपका,
एक्स स्क्वायर है क्यू तो आपका, मैंने कहा क्यू आपका एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स, इजी इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये। तो वाई इंटू एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 11 हो गया ये, कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 12 अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई टेंशन है क्या? अब मुझे सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकालूं, उन्होंने दे रखा है मुझे, गिवन दैट वाई जीरो व्हेन एक्स वन, जब एक्स वन हो रहा है तब वाई जीरो हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा जब एक्स वन रखेंगे आप, तब आपको वाई जीरो मिलेगा। सेटिस्फाई करा देते हैं। तो जीरो इंटू वन की पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू वन की पावर 12 डिवाइड बाय 12 ही हो जाएगा, प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/12 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/12। तो मैंने कहा वाई इंटू एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 12/12 माइनस का 1/12 हो गया ये। मैंने कहा वाई कितना आ रहा है, मैंने कहा एक्स की पावर 9 से एक्स की पावर 9 से डिवाइड कर दे रहा हूँ पूरी क्वेश्चन में, दोनों को, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब अपॉन 12 हो गया, माइनस का 1/12 एक्स की पावर 9 हो गया, ठीक है। 12 मैं इस साइड ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेना है क्या, ऐसे मतलब एलसीएम नहीं, 12 कॉमन निकाल ले रहा हूँ डिनोमिनेटर से, उधर जाएगा न्यूमरेटर में आ गया, 12y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x की पावर 9 आ गया ये। अरे कोई टेंशन है क्या आपको इसमें, 12y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 1/9 आ गया। तो मैंने कहा मेरा ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो गया। कोई टेंशन है क्या इसमें? तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इजी प्रॉब्लम आई हुई है ये भी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, कैलकुलस की इजी प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया सवाल आया हुआ है इंटीग्रेशन का, ठीक है, 2025 में ही आया हुआ है, 2025 में ही आया हुआ है, ठीक है। कैसे करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, मॉड का सवाल है तो ब्रेक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो इसमें यार क्या कर सकते हैं, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये मॉड में cos x लिखा हुआ है, इसको मुझे पता है ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड खोलना है मुझे, मुझे लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि मॉड मेरा ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा मॉड को ओपन करना है, लिमिट्स दे रखी 0 से पाई, तो cos x कैसा होता है 0 से पाई में, मैंने कहा cos x ऐसा होता है 0 से पाई में, ये 0 होता है आपका, x इक्वल टू यहाँ पे होता है x इक्वल टू पाई, ये होता है पाई/2। तो मैंने कहा मॉड कैसे खुलेगा, 0 से पाई/2 में, जब x मेरा 0 से पाई/2 में है ना, तब तो मॉड ऑफ cos x ही खुल जा रहा है चुपचाप, चुपचाप ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना शुरू में, देखो 0 से पाई/2 में क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, एज इट इज खुल जाएगा, जितना अंदर है उतना ही बाहर रह जाएगा ऐसे ही। अगर मेरा x पाई/2 से पाई लेके जाऊंगा, तो अगर x पाई/2 से पाई इधर जा रहा हूँ, देखो ये वाले इंटरवल में, तो मेरा x मतलब मेरा cos x क्या है, नेगेटिव है, देखो cos x क्या है मेरा, नेगेटिव है। लेकिन मॉड कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है अपने पास से, मॉड क्या देता है, मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव चीज दी देगा वो आपको। लेकिन cos x तो नेगेटिव होगा आपका यहाँ पे, फिर आपका पक्का हो गया कि यहाँ से पक्का हो गया कि आपको अच्छा, एक चीज पक्की हो गई कि आपको cos x का मॉड क्या आएगा, ये माइनस का cos x आएगा, क्यों कि cos x तो मेरा नेगेटिव है इस इंटरवल में, पाई/2 से पाई वाले में। अगर cos x मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो मॉड तो पॉजिटिव देगा, तो एक माइनस मॉड और देगा जिससे कि पूरा पॉजिटिव हो जाए, तो ये माइनस cos x हो जाएगा उस केस में। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर आपका आई आ रहा है। तो मैंने कहा आई फिर कैसे लिखूंगा, आई को लिख दूंगा 0 से पाई/2 एक्स मॉड cos x प्लस साइन एक्स, ब्रेक कर दिया तो मैंने, ठीक है, मॉड भी लगा देंगे, खोल देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। पाई/2 से पाई एक्स मॉड cos x साइन एक्स dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने कहा मॉड क्या होगा 0 से पाई/2 में, तो ऐसे ही खुल जाएगा, 0 से पाई/2 ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स cos x, सिंपल सा मॉड एज इट इज खुल गया आपका, ठीक है। मैं क्या होगा, माइनस से खुलेगा मॉड, तो माइनस बाहर लिख दे रहा हूँ इसका। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। अब मुझे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ना। ऐसा करता हूँ ना, 0 से पाई/2 ये सेम सेम लिखे हुए इंटीग्रेशन, दो बार थोड़ी करूंगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। एक चीज करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं x को t डाल दूँ, t प्लस पाई/2 डाल दूँ अगर x को, तो dx की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से dt आ रही है। तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, इसको मैं आई डैश बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा आई डैश क्या आ जाएगा, फिर मेरा इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज हो जाएगी। जब x पाई/2 है तो t कितना आएगा, 0 आएगा। जब x पाई है तो t कितना आएगा, पाई/2 आएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस पाई/2, ठीक है। आई डैश की बात कर रहा हूँ अभी।
ध्यान रखना आई डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा आपका कॉस टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा हो गया आपका। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन टी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा ही होता है, कॉस टी ही लिख दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, तो मेरा आई क्या आ गया भाईजान, आई मेरा आ गया 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, माइनस का, माइनस का आई डैश लिखा हुआ था ये, आई डैश तो था ही, इसको आई डैश मान लिया था, और माइनस तो था ही ये। मैंने कहा आई डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, वो भी लिख लेते हैं फटाफट। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई डैश की वैल्यू माइनस टाइम्स टी प्लस पाई बाई टू साइन टी कॉस टी। मैंने कहा तो लिख दे रहा हूँ, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 0 से पाई बाई टू टी प्लस पाई बाई टू इंटू साइन टी कॉस टी डी टी। अब कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टी के टर्म में चल रहा है ये एक्स के टर्म में चल रहा है, मैं सब कुछ एक्स के टर्म में कर दे रहा हूँ, वो की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन की, कि वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है, चाहे टी के लेके चलो फंक्शन है, चाहे एक्स का फंक्शन लेके चलो, ठीक है। और यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं एक्स के टर्म में लिख देता हूँ, एक्स के टर्म में कैसा हो जाएगा ये, सेम उसके तरह हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस पाई बाई टू, चाहे एक्स के टर्म में लिख दो चाहे टी के टर्म में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आती है। तो मैं जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है 0 से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस पाई बाई टू टाइम्स 0 से पाई बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ये तो आपका सिंपल सा हो गया, क्या ये हो गया साइन टू एक्स ऑन टू, ये क्या हो गया साइन टू एक्स ऑन टू हो गया, टू बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा आपका प्लस का पाई बाई 4, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टू एक्स ऑन टू 0 से पाई बाई टू। बताओ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, अपर लिमिट डालूंगा, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट, ये तो पाई बाई 8 हो गया, अपर लिमिट डालता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, माइनस भी बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट डालूंगा कॉस पाई -1 होता है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा कॉस 0 -1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो गया इंटू माइनस का पाई/8 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई, ठीक है, पाई बाई 4 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4 आ गई, फिर ये सिंपल सी पाई बाई 4 आ गई। तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ मैं, इसका आसान सा इंटीग्रेशन है काफ़ी, कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा आई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आपकी आ गई 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, आ गई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस का पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई बाई 4 इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिख दूंगा साइन टू एक्स अपॉन टू, लिख दूंगा साइन 2x अपॉन टू, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दे रहा हूँ, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन 2x डी एक्स प्लस का पाई बाई 4। फिर क्या करूँगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, बाईपास लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊँ, 0 से पाई बाई 2 लगा दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका माइनस का हाफ बाहर निकाल दिया मैंने, पाई बाई 2 लिखूंगा, तो पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई, पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई आपका -1 हो गया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा, माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस हाफ हो जाएगा, ये साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये आपका आ गया पाई/4, ठीक है। अभी इसकी बात चल रही है, प्लस पाई/4 रह गया है अभी, प्लस पाई/4 लिख दे रहा हूँ कहीं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो इसका आंसर पाई/4 आ गया, और प्लस पाई/4 चल ही रहा था, उसको भी लिख दे रहा हूँ, प्लस हाफ टाइम्स इसमें लिमिट डाल देता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा उसका 2 ही बाहर निकाल दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये 1/4 हो गया, अपर लिमिट डालूंगा तो 0, लोअर लिमिट डालूंगा तब भी 0, तो पाई/4 प्लस पाई/4 कितना होता है आपका पाई/2 आपका सिंपल सा आंसर आ गया, पाई/2 आपका क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जी हाँ मेरा ए ऑप्शन
मैच कर गया है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे 15 सवाल कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमारे 15 सवाल कंप्लीट होते हैं फिर, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपके वाला तरीका बढ़िया समझ में आया होगा। थोड़ा-सा इंटीग्रल आपको थोड़ा लेंथी बनाया था ये वाला सवाल इंटीग्रल का, बाकी आसान था पूरा मामला आपका, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।